Hey everyone, welcome to the session. My name is सोमजीत एंड आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का। अब इस सेशन को हिंदी में रखूंगा थोड़ा सा रीच के लिए, वाइडर ऑडियंसेस तक पहुंचाने के लिए। दो चीज़ें बता दूं। पहला, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स अगर आपने मेरे साथ पहली बार आप देख रहे हो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। पूरा डिटेल्स में इसका सोल्यूशन देंगे। अगर कोई थ्योरी बताना होगा तो थ्योरी भी बताएंगे, ठीक है। Having said that, I understand that there's a the average attention span of a student, जो देखने का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो इसीलिए मैं टाइम स्टैम्प्स भी कोशिश करूंगा कमेंट्स में दे देने का। हैविंग सेड दैट, आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर ये है कि 1.5x स्पीड पे आप लोग इसको देख सकते हो इंक्रीज करके, ठीक है। मोबाइल फोन्स में कोशिश करें ना देखने का, अगर हो सके तो लैपटॉप्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और आप काम के बजाय इंजॉयमेंट मोड में ज़्यादा चले जाते हो, ठीक है। पेन और पेपर लेकर के बैठे हैं, कोशिश करिए, पॉज करिए, ट्राई करिए सॉल्व करने का, ठीक है। मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, एक लास्ट डिस्क्लेमर दे देता हूँ, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करता हूँ। क्वांट का लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, VARC का हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है बैच, जो कि हमारे फरवरी में स्टार्ट हुआ था। अभी रजिस्ट्रेशन 10 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए ही होगा, मुझे भी एग्जैक्टली मैं उस पर डिसाइड करूंगा कि रजिस्ट्रेशन 5-10 दिन इसी तरह के मैं रखने वाला हूं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो ये बैच ही इकलौता बैच है जो चलेगा पूरे साल भर के लिए। 5-6 बैचेस, क्रैश कोर्सेस, ये वो नहीं बनेंगे। अगर क्रैश कोर्स बना भी तो प्रैक्टिस बैच बनेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, जो कि जून जुलाई में मैं लेके आऊंगा, ठीक है। हैविंग सेड दैट, कम स्टूडेंट्स चाहिए, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो थोड़े से समझदार हो, इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट इन द सेंस कि मतलब आप लोग भेड़ चाल में नहीं चलते हो, ठीक है। जो आप लोगों को कहा जाए आप लोग वो समझ सकते हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी डिसेंट लेवल का प्रैक्टिस चल रहा है, डिसेंट लेवल के प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। VARC स्लॉट 1 स्लॉट 3 डिस्कस हो चुका है, स्लॉट 2 काफ़ी जल्द मैं उसकी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं लाइव बैच को लेकर के थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ, तो मैं उसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा VARC का, इसीलिए मैंने सोचा कि क्वांट्स के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है कि लाइव बैच में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो डिटेल वीडियो भी आप देख लेना। और अगर आप लोग उससे पहले अगर मेरे से इंटरेस्टेड हो बात करने में, तो टेलीग्राम लिंक चैनल का और मेरा अपना पर्सनल हैंडल जो है वहाँ पे मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बस स्टार्ट करते हैं सेशन को, चलिए। तो पहला डिस्क्लेमर ये है कि इसको पॉज करिए, पहला क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई करिए सॉल्व करने का। अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट रीड कर लो अच्छे से पॉज करके, ठीक है। आई विल स्टार्ट दिस। सो व्हाट आर वी लुकिंग एट? सो वी आर लुकिंग एट दिस Raghu's age today. Today Raghu's age is 60% the age of Ram. After a few years Raghu's age will be 2/3 of the age of Ram. What will be the minimum sum of Raghu's and Ram's ages in years? If Ram's current age is more than 18 years, current as well as final ages of both Raghu and Ram are integers. We have to understand कि integer बोल दिया है, मतलब आप समझ गए होगे। और फिर ये टीटा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। एक दो तरीके तो ऐसे हैं कि आप इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो, वेरिएबल लेकर के आप ट्राई कर सकते हो और उससे भी बन जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा हटके अप्रोच बता रहा हूँ रेशियोज को यूज़ करने का। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी है उसको लिख लेते हैं अपन, ताकि अपन कन्फ्यूज़ नहीं हो। तो रघु और राम के बारे में दिया हुआ है और ये कहता है रघु इज 60% द एज ऑफ राम। सो अगर मैं रेशियो स्केल में बात करूं तो रेशियो स्केल में उसको 3:5 लिख सकता हूं। अब कुछ बच्चों को अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे या जो भी बुढ़े जो भी देख रहे हैं, अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहली बार आप प्रेप कर रहे हो, तो मैं आपको कहता हूं आप लोग सिंपल आप नंबर्स ले सकते हो, 60 ले लो और इसका 100 एज्यूम कर लो, बिकॉज रघु का 60% बोला है तो आप 100 उस तरह कर सकते हो। हाँ, लेकिन फिर आप इसको रेशियो में जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही चीज मिलेगा, 3:5 ही मिलेगा। तो आप वैसे कर सकते हो, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो कोई बहुत ही दुनिया से हट के चीज है। प्लीज रिमेंबर दिस इज द रेशियो स्केल फॉर द करंट एज। इसके बाद दूसरा कंडीशन कहता है कि आफ्टर अ फ्यू ईयर्स रघुज एज विल बी 2/3 ऑफ राम्स एज। तो यहां पे आपको 2/3 बोलता है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे आपका जो सवाल है ये बहुत ही इजी बन जाएगा।
आप एक चीज ध्यान देना कि रेशियो स्केल में और आफ्टर सम टाइम दोनों में रघु और राम तो इंडिविजुअली चेंज नहीं हो जाएंगे, उनके जो डिफरेंस है एज का वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन पहले करंट एज में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो 2 का है। बाद में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो 1 का है। रेशियोज को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई कांस्टेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक चीज ध्यान से समझो कि इस 2:3 को जो कि आफ्टर सम टाइम दिया हुआ है, इस 2:3 को हमें उसी स्केल में लेके आना है जिस स्केल में करंट रेशियो फैक्टर दिया हुआ है, रेशियो दिस थिंग दिया हुआ है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम आफ्टर सम टाइम वाले पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड सिंपली हम रेशियो को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, 4:6 कर देते हैं। अब आप देखो कि जो डिफरेंस ऑफ देयर एजेस हैं वो इक्वलाइज हो गया है, तो अब हम दोनों पैरामीटर्स पे खेल सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे दिया हुआ है कि राम का जो करंट एज है दैट इज मोर देन 18 ईयर्स। अच्छा, करंट एज हमें कहां से पता चलेगा? दिस इज 3x एंड 5x. This is more than 18 years, and also remember that this is a multiple of 5. Okay, so if a multiple of 5 that is more than 18, the least multiple I can say which is more than 18, a multiple of 5 is 20. तो मुझे लगता है यहाँ पे तो आपको फट से दिख जाना चाहिए था। अब the moment I substitute the actual value as 20, मुझे x का जो x का वैल्यू मुझे 4 समझ में आ गया, ठीक है। दैट मीन्स कि अब आप x को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आप रघु का भी करंट एज बता सकते हो। हमसे लेकिन पूछा वो नहीं है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम सम ऑफ रघु एंड राम्स एजेस इन ईयर्स देन, मतलब कि आफ्टर सम टाइम उनका एज क्या होगा। तो रिमेंबर दिस थिंग कि हम यहां पे ये वाला रेशियो का बात कर रहे हैं विच इज 4x एंड 6x। प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों रेशियोज तो अलग थे ना, 2:3, 3:5, तो दोनों का आप x क्यों लिख रहे हो? लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 मल्टीप्लाई करके सेम कर दिया है, ठीक है। जब हमने कांस्टेंट जो डिफरेंस ऑफ एजेस था, जब हमने उस चीज को पैरामीटर को समझ लिया, इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 10x, और अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा x इज इक्वल टू 4, सो 4 प्लस 4 into 10 that is 40. So the minimum age of the minimum sum of the age of Raghu and Ram in years will be nothing but 40. ठीक है, ये आपका मिनिमम होगा, इंटीजर है तो इस तरह से। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गया होगा आपको, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, मैं आई विल गेट इन टच विथ यू विथ दिस वन। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, so I have removed everything, and now let's read the next one. So the next one is also pretty interesting. Ajay Vijay starts from Prayagraj for Lucknow on the same day. However, Ajay starts earlier than Vijay by 2 hours. Both reach Lucknow the same time. If Ajay drove for at least 8 hours, which of the following cannot be the ratio of speed of Vijay and Ajay? First of all, situation आप लोगों के सामने है, ठीक है। क्लियरली सिचुएशन को पहले तो आप समझ जाओ कि सिचुएशन है क्या। प्रयागराज टू लखनऊ ट्रैवल करना है एंड देयर आर 2 इंडिविजुअल अजय एंड विजय। इट इज रिटन दैट अजय हैज अ हेड स्टार्ट ऑफ 2 hours, यू कैन कॉल इट अ हेड स्टार्ट। तो आप इसको ऐसा कह सकते हो कि 2 घंटे पहले वो निकल गया है, ठीक है। तो कैन बी रिटन एज t+2, और विजय का देखो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो जितना भी टाइम विजय को लगेगा लखनऊ पहुंचने में प्रयागराज से, उससे 2 घंटा अजय को ज्यादा लगेगा। इन अदर वर्ड्स, इफ आई जस्ट राइट समथिंग लाइक दिस कि अजय टाइम इज इक्वल टू t+2, सो विजय टाइम विल बी t, ठीक है। तो आप t+2t करके कर सकते हो। अब मैं इसको इसलिए इतना t+2 ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी समझ जाओ कि आप भी वेरिएबल लेके कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है कि अजय ड्रोव फॉर एटलीस्ट 8 hours, सो इंस्टेड ऑफ t+2 कैन आई नॉट राइट इट एज t+8? आई कैन राइट इट बिकॉज फिर 2 का सिचुएशन खत्म हो जाएगा, और इसी टर्म्स में हम विजय को भी लिख सकते हैं। तो विजय का जो टाइम होगा वो सिर्फ अजय से 2 घंटा कम होगा, दैट इज t+6।
सी दिस इज इट। और आपको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस बस इसी फॉर्मूला के आगे पीछे घूमता है, ठीक है, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं इसमें। और ये भी फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ए बी इज इक्वल टू सी, ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाले से आता है। तो थोड़ा ज़्यादा इसमें मैंने बोल दिया है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम इन्वर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर मुझे अजय का स्पीड और विजय का स्पीड लिखना हो तो बस हम इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, इन दोनों को रेशियो स्केल्स में रिवर्स करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इज आस्किंग कि which one of the following cannot be the speed of Vijay and Ajay. So if I say Vijay का स्पीड by अजय का स्पीड, I can directly write विजय का स्पीड मैं 8t+8 लिख सकता हूं। आप देख सकते हो मैंने इसको यहां पे लिखा है, और अजय के स्पीड को t+6 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, हमने इन्वर्स किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब एक चीज ध्यान देना, कहता है कि मिनिमम अजय ड्रोव फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। व्हाट डज दिस मीन कि अगर मैं ये मान लूं कि t+2 जो हमने कहा था कि इनिशियल टाइम अगर 0 मान ले, कि जो विजय जिस टाइम में ट्रैवल करता है अगर उस टाइम को हम 0 मान ले, दैट मीन्स कि अजय इज ट्रैवलिंग फॉर 8 आवर्स एंड विजय इज ट्रैवलिंग फॉर 8 - 2 आवर्स, दैट इज 6 आवर्स, ठीक है। तो इनिशियली ये सिंबलाइज करता है कि इफ t इज इक्वल टू 0, आप एक चीज ध्यान से देखना, दिस एक्चुअली विल बिकम समथिंग लाइक 8/6, दैट इज 4/3। 4/3 is nothing but 1.3333, something like this. अब why is this important? This is very important क्योंकि क्वेश्चन में पूछा which of the following cannot be the speed, cannot be the speed of the speeds of Vijay and Ajay। अगर which of the following is speed of Vijay and Ajay होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। cannot भी बोला है तो easy। अब ध्यान से देखना, substitute anything for t other than 0। so if you substitute, you can substitute anything, 1 2 3 4, आप डाल के देख सकते हो कि 1.33 से ज्यादा आएगा या कम आएगा। अगर हम यहीं पे देखना चाहें तो अगर हम 1 डाल दें तो t+4 दैट इज 5/4, दैट इज 1 whole 1/4, दैट इज 1.25। आप देख सकते हो कि 1.33 से तो कम ही आएगा। तो 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालोगे तो वो 1.33 से कम आएगा। नाउ जस्ट अ सेकेंड, ओके तो आप देख पा रहे होगे कि सिचुएशन कुछ ऐसा है, ठीक है। अब बस आपको रेशियोज मिलाना है, देखना है कि कौन से रेशियोज आपके उसमें फिट होते हैं। सो 9/8 इज समवेयर 1 whole 1/8, दैट इज 1.12, समथिंग लाइक दैट। तो ये तो चलेगा, दैट मीन्स दिस कैन बी वन ऑफ द स्पीड, सो दिस विल गेट एलिमिनेटेड। 4:3 तो अभी हमने कैलकुलेट किया तो ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी उसका स्पीड हो सकता है। 6/5 भी 1 whole 1/5 होता है, 1.25 होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हाउएवर 7.5 को अगर आप लिखो तो दिस इज 1 whole 2/5। अगर आप 7/5 को मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखते हो, एंड दिस इज एक्चुअली 1.40, और आप देख सकते हो कि 1.40 आ नहीं सकता t के किसी भी वैल्यू पे। 1.33 इज द मैक्सिमम, द रेशियो दैट कैन गेट, इट कैन नॉट बी 1.40, सो दिस हैज टू बी द आंसर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो दिस क्वेश्चन, each worker alone can complete a job in 210 days. On the first day, one worker starts working. On each of the following days, one more worker join the work. On how many workers will be working on the job on the day when it gets completed? Now see, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस को यूज करके आपका टाइम एंड वर्क में, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कैट में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, मॉक टेस्ट में तो भर भर के क्वेश्चन आएंगे, और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसमें ज्यादा टाइम एंड वर्क का कोई आइडिया नहीं है, इसमें आपको इसमें टाइम एंड वर्क का ज्यादा आइडिया नहीं है। इसमें आपको एक चीज यूज होगा, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल सीरीज, द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो आइडिया है वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक चीज समझिए कि अगर एक वर्कर को 210 डेज लगता है तो 2 वर्कर्स को ऑब्वियसली 210 डेज से कम लगेगा, 3 वर्कर को भी 210 डेज से कम ही लगने वाला है। तो अब ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर एक वर्कर A यूनिट ऑफ वर्क करता है
पहले दिन तो वो उतना ही कर पाएगा, दूसरा वर्कर आएगा तो 2a यूनिट करेगा क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होगा या शायद ऐड हो जाएगा, ये कहना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। थर्ड डे पे क्योंकि इन ईच इंडिविजुअल डे अ वर्कर गेट्स एडेड, तो इस तरह करके 3a प्लस डॉट 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 ऑल द वे टिल nth डे पे जो वर्कर्स होंगे टोटल नंबर ऑफ, उनका एफिशिएंसी na होगा, और ये टोटल जब आप करोगे तो यू नो दिस इज इवेंचुअली इक्वल टू 210a। ओके, अब यहां से अगर बहुत ही सिंपली आपको दिख रहा होगा कि आप a को कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में 1 + 2 + 3 ऑल द वे टिल n इज इक्वल टू 210a। नाउ a से a कैंसिल हो गया, दिस इज जस्ट अ स्पेशल सीरीज जिसमें आपको पता है कि ये समेशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है 1 से लेकर के n तक के, जिसका कि आपको फॉर्मूला पता है n × n + 1/2, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 210 के इक्वल ये चीज क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अब यहां पे दो चीजें होती हैं, देखो अगर आप इनिशियल स्टेज में हो आपके प्रिपरेशन में, तो आप n² + n माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 420, ये इसका क्वाड्रेटिक बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग इट। एक अनदर वे इज कि आपको दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं n और n + 1 के फॉर्म में, जिनका कि जो प्रोडक्ट हो वो 420 हो, या फिर आप 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा ध्यान से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक चीज देखोगे कि 210 को अपन 21 × 10 कर सकते हैं, और इसी को अपन लिख सकते हैं 20 × 21, राइट, 20 × 21। और ये दोनों ऐसे नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 420 है, और जो छोटा वाला नंबर है n, दैट इज डायरेक्टली यू कैन राइट 20। तो ये एक स्मार्ट कट आप बोल सकते हो, एक स्मार्ट मेथड हो सकता है इसको करने का। अगर आपको ये चीज शुरू में उतना स्ट्राइक नहीं करे दिमाग में, तो फिर आप क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हो, बट मैंने आपको एक मेथड बता दिया। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे चलता है। ओके, सो दिस क्वेश्चन बेसिकली कैलकुलेशन टाइप है, और सिर्फ सिंपल सा आइडिया यूज होता है कि द एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे पहला इंस्टेंस ये दिया हुआ है कि 36, सम हमें नहीं पता, वी विल इंडिकेट दैट बाय S1, नंबर्स हमें पता है 32, सो S1 कैन बी रिटन एज 36 × 32। नाउ डायरेक्टली मैं उतना सोचूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली इसको करना चाहूंगा। Okay, 1152 is for this, so this is S1, and for S2 similarly they are given the average amount in the remaining 30 envelopes, क्योंकि दो envelopes उन्होंने हटाए हैं, average increases by 2, that means कि this becomes average becomes 38 and the number is 30. This is fairly easy, this is 90 and 24, which is 1140, so 1140, दिस इज द एवरेज अमाउंट, बट दिस इज नॉट द आंसर, आई मस्ट टेल यू। अब मैंने थोड़ा मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे उतना मेंटली भी नहीं आता है। द एवरेज अमाउंट इन दीज 2 रिमेनिंग एनवेलप्स इज, एवरेज को आपको डिवाइड करने पड़ेगा 2 से एंड यू विल गेट 6, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6। ओके, आई होप दैट मेड सेंस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, इजी डिफिकल्ट तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्चुअल इन नेचर है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वन। 2 men, 3 women and 4 children can complete the work of shifting heavy machinery in 4 days. How many days will 1 man, 1 woman, 1 child take to complete the same work? Now see, सबसे पहली चीज जो है कि men is to women is to child का रेशियो 2:3:4 गिवन है। Now please tell me how many days 1 man will take to do the work. If 2 men is taking 4 days, 1 man will take how many days? 8 days, right? So 8, अभी अपन टोटल वर्क के लिए कर रहे हैं, टोटल वर्क के लिए। If 3 women can do it in 4 days, therefore 1 can do it in 12 days, right? Similarly, आपको पता है, अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं,
4 चाइल्ड कैन डू इन 4, सो 1 चाइल्ड विल डू इन 16 डेज। ठीक है, ये आइडिया होता है। अब टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 16। So actually this is going to be, see, this is as good as, this is 3 into 2 to the power 4, that is 16 into 3, that is 48. 48 is the total this thing। अब अगर मैन, वुमेन और चाइल्ड का एफिशिएंसीज पे बात करें तो एफिशिएंसीज कितना होगा? सेम थिंग, you will divide one individual by the total work, so that is the efficiency for a day. So you can do that. 48 divided by 8 gives you a 6, 12 this will be 4, and 16 this will be 3. So हमें पूछा भी यही था इंडिविजुअली कि मैन, वुमेन, चाइल्ड का इंडिविजुअल अगर वो कितना होगा, टुगेदर हाउ मेनी डेज दे विल टेक। ठीक है, इंडिविजुअल पूछा है, मैन, वुमेन, चाइल्ड, एक मैन, एक वुमेन, एक चाइल्ड, और टुगेदर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जस्ट ऐड दिस, यू विल गेट 13। सो 13 इज द नंबर ऑफ द दिस थिंग, राइट? मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। 13, इज इट 13 days? No, 13 is the summation of this efficiencies, working efficiencies. So total days will be, total days required will be total work, that is 48 units, or 48, just simply 48 divided by the efficiency, that is 13. Now we know that 13 3s are 39 and 9s are 48, not 13 9s are 48, I'm saying 13 3 whole 9 by 13, because 13 3s are 39 plus 9, that is 48. Okay, so this has to be my answer. Thank you. Okay, so this is the last question. What is the sum of the first 50 terms of the series 3, 6, 11, 18, 27? Okay, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अतरंगी है। ये सवाल आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर बहुत लोग इसको सॉल्व ना करें, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इरिटेटिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सीरीज इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज नहीं है। एक मज़ेदार चीज़ है, आप अगर देख पा रहे हो तो पहला जो डिफरेंस है दो टर्म्स का वो 3 है, उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो दैट इज 5, उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो दिस इज 7। एक्चुअली जो डिफरेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है। जो कॉमन डिफरेंस है इन सीरीज का, कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है। तो ये कोई स्पेशल सीरीज है, यूजर डिफाइंड सीरीज है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, या तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपसे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, और ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है। ये पूरा मैंने 3 साल 4 साल मैंने कैट में देखा है। और ये जो यूजर डिफाइंड सीरीज होते हैं, अल्टीमेटली जो 3 फॉर्मूलाज हमें दिए हुए हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उन्हीं पे बेस्ड होता है। तो वन वे और द अदर आपको या तो n स्क्वायर या n क्यूब को फिट कर करके देखना पड़ेगा। आपको यूजर डिफाइंड सीरीज इसी तरह से निकालने आएगा, और अगर कोई और मेथड है जिससे आप कर सकते हो तो वो बहुत ही लेंदी होगा और उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते हैं, देखते हैं किस में फिट होता है। तो ऑब्वियसली 3 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बन जाएगा, लेकिन मैं 6 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो 11 नहीं बनेगा। सो ये तो चलेगा नहीं। तो वो जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सो n नहीं चलेगा, n प्लस k और n माइनस k भी नहीं चलेगा। व्हाट अबाउट n स्क्वायर प्लस माइनस k? n स्क्वायर चल सकता है, या n स्क्वायर में कुछ प्लस माइनस करके हम देख सकते हैं। सिमिलर n क्यूब भी चल सकता है और उसमें कुछ प्लस माइनस करके, हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम n में 1 फिट करके देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर और k में भी, अगर सपोज इफ n इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, ये आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अब देखो क्या ये सेटिस्फाई करता है। सो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 इज नॉट 3। What about if 1 and k is 2? Instead of 1 it is 2. So 1 का स्क्वायर is 1 plus 2 is 3. हाँ, ये सेटिस्फाई करता है। दूसरे वाले में देखते हैं, if n is equal to 2 and k is also 2, प्लीज अंडरस्टैंड, हम n को बढ़ा रहे हैं, k कांस्टेंट है, ठीक है। k is equal to 2 ये कांस्टेंट है और n को अब बढ़ा रहे हैं।
2 का स्क्वायर 4 + 2 6, हाँ ये भी सेटिस्फाई किया। 3 का स्क्वायर 9 + 2 11, ये भी सेटिस्फाई किया। यानी कि फटाक से आपको दिख जाना चाहिए ये n² + 2 के फॉर्म में सीरीज है। अब कोई भी स्टूडेंट मेरे को बोल सकता है कि सर आपने सोल्यूशन देख करके बोला है। देखो सोल्यूशन नहीं देखा है, पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाता है जब आप बहुत सारे सवाल कर लेते हो ना। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि कोई बैठ करके 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो या तो n² पे टूटेगा या n³ पे टूटेगा या फिर n पे टूटेगा। Ideally, if you ask me, I will do this question in round 2. After I solve all the question, I'll come back to this question. But चूंकि हमें पैटर्न दिख गया है तो अब इसको सॉल्व करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड मेथड ये कहता है कि समेशन ऑफ n² + 2 जो है, और प्लीज रिमेंबर वी स्टार्टेड दिस समेशन ऑफ द सीरीज फ्रॉम n = 1 to 50, सो n, तो ये स्टैंडर्ड डिनोशन है, ये सब नहीं भी लिखो तो चलेगा। और ये जो सिग्मा टर्म है, ये सिग्मा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। दैट मीन्स कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा n² + सिग्मा 2। नाउ ऑब्वियसली n = 1 से n = 50 तक कांस्टेंट टर्म जब आप है तो 1 + 1 + 1 1 1 1 करके ये 50 टाइम्स वो रहेगा। तो instead of writing this, you can also visualize this as 2 × 50. Sigma n², where this started from 1 to 50, इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सा है, n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इस चीज को अपन यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, दिखना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज गोना बी n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 × 50। ओके, या फिर आप इसको कुछ भी लिख दो, 100 लिख दो। और n को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो n का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि n 50 टर्म्स है, तो 50 51 और 2n + 1 दैट इज 101। अब मैं इसको यहां पे करता हूं, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी क्रिएट सम स्पेस। इस पॉइंट के बाद ये इसको करना डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज वेरी इजी। सो व्हाट डू वी हैव? सो वी हैव 50 × 51 × 101 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 100। नाउ सी, यहां पे सिर्फ मैं अपना कैलकुलेशन ही दिखा सकता हूं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सो 3 2s are 3 17s are 51 2 25s are 50, right? So 1700 + 17, so 1717 into 25 plus 25 into 4, दोनों में 25 कॉमन है तो 25 ओवरऑल कॉमन ले लो। 17 17 + 4 1721 into 25। अब इसको कर लो, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या दिस इज करेक्ट, लेट मी डू इट। Okay, so one interesting thing, to multiply 25 you can, one thing you can do, you can multiply by 4, divide by 4, make it a 4 100 and then divide by this thing। but मतलब ठीक है, इतना कर लिया तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। 1721 multiply by 25 gives me 43025। okay, तो कैलकुलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि ये सब ट्रिक्स आपको आ जाए दिमाग में। ये जो लास्ट के कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर पूछ रहा है, कैलकुलेटर यूज कर लो, क्योंकि हो सकता है कि इतना करने के बाद लास्ट में जाकर के तुमने गलती कर दी, तो वो मत करना। दिखाने के लिए मैंने कैलकुलेटर यूज किया, अदरवाइज इसको आप मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 4 करके भी कर सकते हो, ठीक है, जस्ट टू शो यू दैट। थैंक यू। ओके, सो दिस क्वेश्चन an interesting one, let's look into it। Corners are cut off from a square as to produce a regular octagon, then the ratio of the area of O to the area of S। See, I will not draw it to scale. The idea is you are supposed to make a figure like this, and then you have to basically calculate the area. So this is actually very easy, you have to do this on your paper and everything to understand। Internal angle of a regular polygon is given by the formula
n minus 2 divided by n multiplied by 180 degree. Okay, so effectively when you substitute for an octagon, you will get the value something like 135 degree. Okay, you should also remember it by heart, or if not, you can just memorize this thing. Okay, now look into this thing. This is a 90 45 45 triangle, 90 45 45. Okay, which means that I can assume the sides of this particular triangle as 1 1 root 2. The same thing will hold true for each and every other set, and because it's a regular octagon, this hypotenuse of this triangle is going to be equal to the side of this octagon. All right, now for the octagon, a lot needs to be understand. So basically, one thing that you have to understand, you can attach these lines and you can actually segregate the octagon into regular figures. Okay, so there are four triangles, two rectangles, and a hidden square. So this is the hidden square. So one small square, I can say. Now everything is given in front of you. I will just try to do some calculation for the four triangles. Half base height, base and height both is 1. That is going to be multiplied by 4. So for the four triangles, area is going to be 2 square units. For the two rectangles, I'll leave it for the time being. For the one hidden square, it is just root 2 ka whole square, that is 2. Now understand, from the four, you have to calculate the area of the octagon. So you have to add the first two and subtract the last one. So effectively this thing and this thing will cancel each other. So you're only left with this, the rectangle only. So let's try and understand how we can find out the area of this rectangle. The rectangle is very easy. So the width is given to us as root over 2 and the length is 2 plus root over 2. And we have already, done our job of eliminating the hidden square. So we don't really need to worry about that. We just need to multiply 2. This is 2 root 2. This is 2 root 2 plus 2, and then there is a 2 outside. All right, so 2 times 2 root 2 plus 2. I'll keep it like this only. For the time being, let's focus on the bigger square. The bigger square has an area 2 plus root over 2, and when you square it, you will get 4 plus 2 plus 2ab, 4 root 2. So effectively this is actually going to be 6 plus you can also say 2 plus 4 plus 4 or something of that sort, or just to make my life a little easy, 6 plus 4 root 2. Okay, that's it. So this is for the square, and this is the octagon. What they have asked you is the ratio of the octagon to the square. So 2 root 2 plus 2 divided by, if I take 2 common, this will be 3 plus 2 root 2. Okay, 2 cancel, 2 root 2 plus this thing and this. So do I have anything like that? Yeah, so 2 root 2 plus this thing. So I have an answer option which matches this thing. So this has to be my answer choice. I hope you understood this question. Not a very difficult one, an easy one. Okay, thank you.